ओके गाइस, सो आज का सेशन अगेन बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग करने वाले हैं नॉन स्टॉप वन शॉट रिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में अगर रिवीजन करते करते या रिवीजन करने से पहले या रिवीजन करने के बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज सेशन खत्म होने के बाद वो सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। बट एक बार एक फ्लो में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बिटवीन ऑल्सो वेरेवर आई फील कि यहाँ डाउट होते हैं वहां तो मैं और एक्सप्लेन कर ही लूंगी। और आप लोग चैट में अपने डाउट्स बिल्कुल डाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, सो यूनिट नंबर 1 इज अबाउट, ये यूनिट बताता है सबसे पहले तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज आई कहाँ से, है ना। फ्रॉम वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैव एक्चुअली अराइव्ड। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डेफिनेटली बहुत पुराना एक्ट है, लेकिन इससे ज्यादा पुरानी इसकी हिस्ट्री है। हमारे वेद, धर्मशास्त्र, समितिज, श्रुतिज, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र है, ठीक है। डायरेक्टली हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं तो हम लेन देन बोल देते हैं। हम लोग किसी भी बायलैटरल ट्रांजैक्शन को एक्चुअली जहां पर अपनी मर्जी इन्वॉल्व है उसे कॉन्ट्रैक्ट ही कहा जाता है। मुगल रूल के टाइम पे भी अक्द हुआ करता था, अक्द का मतलब भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। सिमिलरली हिंदू लॉ बेसिकली काफी डिफरेंट है इंग्लिश लॉ से, ये तो हम सबको पता है। हमारे जो भी कस्टम्स है, हमारे जो भी ट्रेडिशंस है, वो स्मृतिकारस कहलाए जाते हैं। तो हमारे वेद्स उसे एनालाइज करके और फिर जाकर कहीं हमारे हिंदू लॉस बनते हैं, ठीक है। हिंदू लॉ में भी अगर हम देखेंगे तो माइनर को, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को, बहुत बुजुर्ग इंसान को, हैंडीकैप को, ये चीजें बोली गई है कि वो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि उनमें उतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू नारद स्मृति, किसी की भी उम्र 8 साल से कम है तो उसे इन्फेंट माना जाता था, और 8 साल से 16 साल के जो बच्चे हैं उनको बोला जाता था दे आर बॉयहुड या यंग जनरेशन, और 16 साल के ऊपर वालों को कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था। लेकिन वही एज अब हमने चेंज करके 18 कर ली है। जब इंडिया में ब्रिटिश पीरियड आया तो इंडिया में इंग्लिश लॉज आए। इंग्लिश लॉज के साथ साथ हमने क्या किया, हमारे जो ट्रेडिशन थे उसको मिक्स करके फाइनली वी केम टू प्रॉपर लॉज इन आवर कंट्री, ठीक है। तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन करने के तहत हमने बेसिकली नया लॉ स्टार्ट किया है जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स एरा। अब हम बात करते हैं सिंपल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर्म हुआ था 25 अप्रैल 1872 को, लेकिन 1 सितंबर 1872 को फाइनली ये फुल फोर्स में आया। ओह माय गॉड, इसका बर्थडे आने वाला है, राइट। इस एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी सेक्शन 1 से 75 में वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, एंड देन 124 से 238 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात की, जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बिलमेट और प्लेज। अब ये सारा कुछ तुम्हारे सिलेबस में, व्हेन आई सेड अब मतलब कुछ टाइम पहले तक ये टॉपिक्स हुआ करते थे सीए इंटरमीडिएट में, ठीक है। अब ये आ गए हैं सीए फाउंडेशन में। So as a result of increasing complexity, business issues, business problems, हम लोग बहुत तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। एक समय था जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट भी हिस्सा हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लेकिन बाद में उसे ग्रेजुअली अलग कर दिया गया। और उसको अलग करने के पीछे लॉजिक क्या है यार, सिंपल है ना, वो अलग परेशानियां हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग एक सेपरेट एक्ट बना सकते हैं तो why to go ahead with the very same act, है ना। let us make a different act for that। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेसिकली लीगल प्रिंसिपल्स गवर्न करता है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ओके। कॉन्ट्रैक्ट का कैसे एनफोर्सेबिलिटी होगा उससे रिलेटेड। देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी यहाँ पे बात हुई, जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, क्वाजी, कंटेंजेंट, ऐसी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के स्पेशल लॉस भी इसी एक्ट के अंदर है। यहाँ तक कि कौन से एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होंगे, कौन से एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होंगे, वो भी हम इसी एक्ट में पढ़ते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इस एक्ट का। नाउ मूविंग अहेड विद द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। होता क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट? सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है ये बेसिकली दो चीजों से मिलकर क्रिएट होता है। एक होता है एग्रीमेंट, एक होता है लीगल एनफोर्सेबिलिटी। तो कभी भी किसी एग्रीमेंट में अगर लीगल एनफोर्सेबिलिटी है, कभी भी किसी एग्रीमेंट के साथ लॉ का एप्लीकेशन अगर हो सकता है,
तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि अग्रीमेंट क्या होता है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी क्या होती है। तो अग्रीमेंट क्या है, ध्यान से सुनिए। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक प्रॉमिस या दो प्रॉमिस जो भी है वो अगर एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम कर रहे हैं, है ना, एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन का काम कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कहा कि ये गुड्स मैं आपको देने को तैयार हूं अगर आप मुझे 2 लाख रुपए देते हो। मैंने आपको वापस प्रॉमिस किया, ठीक है मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगी 2 दिन के अंदर अंदर। सो यहाँ पर आपका प्रॉमिस है मुझे गुड्स देने का और मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको क्या देने वाली हूं, 2 लाख रुपए। जी हाँ, तो यहाँ पर प्रॉमिस क्या कर रहे, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज अ प्रॉमिस, है ना भाई। प्रॉमिस वर्ड के भी तो कई मीनिंग हो सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, या ब्रोकन वाले प्रॉमिस की बात हो रही है या निभाने वाली। लेट्स सी। सो व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज एसेंट देयर टू। जिस भी पर्सन का प्रपोजल हो रहा है और अगर उसकी एसेंट ले रहा है सामने वाला, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो किसी ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने उस पे एक्सेप्टेंस दिया, तो ये बन गया हमारा प्रॉमिस। और यही प्रॉमिस जब दूसरे प्रॉमिस की कंसिडरेशन बनता है तो हम उसे कहते हैं कि वो अग्रीमेंट। ठीक है। सो जिस भी पर्सन को, व्हेन अ पर्सन हू प्रपोजल इज मेड, वो अगर अपना एसेंट देता है प्रपोजल पे, तो हम कहते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और प्रपोजल क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया है। राइट। अब प्रॉब्लम कम्स इज कि व्हाट इज लीगल एनफोर्सिबिलिटी, है ना। लीगल एनफोर्सिबिलिटी बेसिकली किसी भी एग्रीमेंट में जब हम लोग लॉफुल एनफोर्सिबिलिटी डाल सकते हैं, मतलब मैं गुड्स ले लूं और मान लो पैसे ना दूं तो ऐसा नहीं चलेगा। कुछ तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में से टर्म्स होने चाहिए कि अगर मैंने इतने दिनों में पैसे नहीं दिए तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे उठाकर जेल में डाल देंगे। लाइक कुछ तो होना चाहिए ना, पनिशमेंट वाला, लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला थिंग। सो जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन भी आती है एग्रीमेंट में, तभी वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। सो प्रॉमिस, सो बेसिकली ऑफर एक्सेप्ट होगा तो बनेगा प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो बना एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर अगर हम लोग सामने वाली पार्टी को लीगली बाइंड कर सकते हैं तो वो बना कॉन्ट्रैक्ट। इन्हें बी को कहा मैं 2 लाख में अपनी कार बेच दूंगा, तो एक ही ऑब्लिगेशन है कि वो बी को कार बेचे और 2 लाख रुपए देने की ऑब्लिगेशन बी की है। समझ गए। तो यहाँ लीगल एनफोर्सिबिलिटी, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। फादर ने सन को प्रॉमिस किया मैं 500 रुपए महीना तुमको पॉकेट मनी दूंगा, बाद में पापा ने नहीं दिया, कुछ नहीं कर सकते बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो तो एग्रीमेंट ही था। ओके। डिवोर्स के बाद अगर कोई हस्बैंड मेंटेनेंस दे रहा है अपनी वाइफ और बच्चों को, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन है। डिवोर्स से पहले अगर एवी प्यार प्यार में हस्बैंड ने वाइफ को कह दिया मैं तुम्हारे लिए आई गेट अ डायमंड सेट फॉर यू, फिर वो नहीं लाता, कुछ नहीं कर सकते, लीगल केस नहीं कर सकते। समझ गए। तो क्या पुराने जमाने में जो बार्टर सिस्टम होता था वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ। नेक्स्ट, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो एग्रीमेंट प्रॉमिस और कंसिडरेशन है, प्रॉमिस और कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट। लेकिन अग्रीमेंट के अंदर जब लीगल एनफोर्सिबिलिटी मिलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अग्रीमेंट थोड़े से वाइडर टर्म्स होते हैं, सोशल अग्रीमेंट्स भी आते हैं उसके अंदर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा नैरोअर टर्म है। ये वही लीगल कंप्लाइंसेस को मानता है जिसमें लीगली एनफोर्स होता है एक पार्टी दूसरी पार्टी से। देन कॉन्ट्रैक्ट से कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल ऑब्लिगेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्रीमेंट होना तो जरूरी है ही। ठीक है। कमिंग टू सेक्शन नंबर 10। अब हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट हो गया। ठीक है, हमारे चैप्टर का पहला पार्ट हो गया। अब इसमें तुम लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या ये पॉसिबल है कि एग्रीमेंट को इजीली तोड़ सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को नहीं। इसका सिंपल जवाब है, दोनों में से क्या डिफिकल्ट है, शादी तोड़ना या सगाई तोड़ना। सोचो सोचो, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट,
किसी की किसी से शादी हो जाए तो वो शादी तोड़ना या सगाई तोड़ना? सोच लिया? हम सबको पता है शादी तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, सगाई इजीली तोड़ सकते हो, है ना, ऑब्लिगेशंस कम होती है। सेम ही है अग्रीमेंट। कंपैरेटिवली वैसे तो अग्रीमेंट तोड़ना भी डिफिकल्ट है, सगाई तोड़ना भी डिफिकल्ट है ना, लेकिन शादी तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, वहां कोर्ट के चक्कर लगेंगे, ज्यादा इश्यूज होंगे। ओके, वहीं सगाई तो ना कंपैरेटिवली इजी है, दोनों पार्टीज आपस में बैठ के म्यूचुअली सेटल कर लेती है। वैसे अग्रीमेंट होना कंपैरेटिवली इजियर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना भैया लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है सर पे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, भगवान ना करे किसी को इस चीज का एक्सपीरियंस हो भी, खैर। So all agreements are contracts if they are made by free consent, competent party to contracts, lawful consideration and with a legal object. And it should not be expressly declared void. So section number 10 में कुछ essentials हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। सेक्शन नंबर 10 में कुछ essentials नहीं भी दिए हुए हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन वो होना जरूरी है। क्या क्या है? सबसे पहले कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, यू नो, आई एम माई ओन फेवरेट, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। कितने भी आप अपने फेवरेट हो, खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ओके, सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत ज्यादा असेंशियल एलिमेंट है कि कम से कम दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए। ओके, नाउ कहते हैं हम लोग कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो अगर हम लोग गुड्स खरीद रहे या बेच रहे तो भी हमें एक सेलर चाहिए होता है, हमें एक बायर चाहिए होता है। सो दो तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर हमारा आता है पहला केस, एंड व्हाट इज दिस फर्स्ट केस? है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एस एन कंपनी, रामलाल संजन कंपनी था बेसिकली। खैर, तो यहाँ पर ऐसा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी, ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने पार्टनर्स को ही, तो उस केस में क्या ऐसा होगा कि उसे हम लोग मान सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है? आंसर इज नो। तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गया, हमें टैक्स दो, तो कहेंगे भैया किस चीज का टैक्स, या कौन सा चीज हम खरीद रहे बेच रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर तो एक ही है। नंबर टू, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो पार्टीज का खुद का इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं। सोशल या डोमेस्टिक टाइप के जो अग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें हम एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो हस्बैंड अग्री हो गया वाइफ को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस देने के लिए क्योंकि वो फॉरेन जा रहा था, ठीक है, बाद में उसने नहीं दिया, वाइफ ने केस कर दिया, केस मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि दोनों डिवोर्सी थोड़ी थे, है ना, प्रॉपर रिलेशनशिप में थे तभी भी, तो बिल्कुल लाइबल नहीं है। लेखपाल ने अपने बेटे को प्रॉमिस किया तुम सीए बन जाओ तो वो 5 लाख रुपए दूंगा, नहीं दिए। हाँ, बेटे ने बहुत अटेम्प्ट लगा लिए, नहीं दिए उसने। तो बेटा क्या केस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। नेक्स्ट, A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days। यहां पर लीगल रिलेशनशिप थी, समझ गए, यहां पर केस हो सकता है। Other formalities to be complied with in certain cases, there are certain contracts जिसमें कुछ particular formalities की हमें जरूरत होती है। अगर ऐसी किसी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, बोलो बोलो, कि वो फॉर्मेलिटी को पूरा किया जाए। देन देयर हैज टू बी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। जो भी अग्रीमेंट में हम लोग एंटर कर रहे हैं उस एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, बिना सिर पैर का नहीं होना चाहिए, कुछ तो उसके अंदर डेफिनेट होना ही चाहिए। जैसे ए ने बी को कहा मैं तुम्हें कई 100 टन तेल दे दूंगा, लेकिन कई 100 मतलब कितने 100, है ना, वो तो डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट कम इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी हम एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं उसमें परफॉर्म करने का पॉसिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने ऐसा एग्रीमेंट एंटर कर दिया जो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके,
आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऐसे पॉइंट्स जो सेक्शन नंबर 10 में दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? तो सेक्शन 10 का सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, कहा गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। कोई भी अग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं उसमें बेसिक चीज होनी चाहिए, कुछ ऑफर होना चाहिए और वो ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे भैया ये तो वैलिड अग्रीमेंट है, नहीं तो हमारे हिसाब से वो अग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, फ्री कंसेंट। कभी भी जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग इज कि पार्टीज में फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब अपनी मर्जी से एग्रीमेंट करने चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का मानसिक दबाव नहीं होना चाहिए। जो हमने बोलते हैं कि भाई पेरेंट्स के पास राइट होता है, बॉसेस के पास राइट होता है कि वो दबाव डाल सकते हैं। ओके, कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए ना। व्हाट डू वी मीन बाय कंसेंसस एड आइटम? इस वर्ड का मतलब होता है आपसी सहमति, सेम चीज पर सेम चीज की सहमति। ओके, फॉर दैट सेक द मीनिंग हियर इज कि कंसेंसस एड आइटम का मतलब है यहाँ पर कि ए ने बी को कहा मुझे मेरी कार बेचनी है, उसने ये नहीं बताया कौन सी कार। बी ने अज्यूम कर लिया कि लाल वाली बेचनी होगी, एक्चुअली वो काली वाली बेचना चाहता था। अब यहाँ पर दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा ही नहीं। क्यों? कंसेंसस तो है लेकिन सेम सेंस में नहीं है। ओके, सो कंसेंसस होना चाहिए, सेम चीज को सेम सेंस में भी लेना आना चाहिए। आई होप नाउ इट इज क्लियर। इज इट अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर, लाइक इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, फ्री कंसेंट में एक तो COFM नहीं होना चाहिए, कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, और दोनों ही पार्टी सेम चीज को सेम सेंस में समझ रही हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो ए के पास बेसिकली दो गाड़ियां थी, एक लाल वाली एक काली वाली। उसने कहा कि मुझे मेरी कार बेचनी है, वो लाल वाली बेचना चाहता, लेकिन बी को लगा वो काली वाली खरीद रहा है। तो यहाँ पर दोनों में आपसी सहमति है ही नहीं। ठीक है, या फिर अगर ए बी को धमकी दे रहा है कि देखो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, ठीक है, और फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है जोर जबरदस्ती करके, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। सेक्शन नंबर खैर, पार्टीज जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कौन डिसाइड करेगा कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल है भी कि नहीं है? तो पार्टीज का केपेबिलिटी पता कैसे चलता है? सो जस्ट टू फाइंड आउट कि वेदर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और नॉट, हमें बस तीन चीजें चेक करनी होती है। हैव दे अटेन्ड एज ऑफ मेच्योरिटी? क्या जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है वो 18 साल से ज्यादा की एज के हैं? अगर हाँ तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। आर दे ऑफ साउंड माइंड, मतलब मेडिकली ऐसा कुछ तो नहीं है कि किसी डॉक्टर ने बोल दिया है कि वो दिमागी हालत से अस्थिर है। अगर वो दिमागी हालत से अस्थिर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। एंड दे शुडंट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसमें किसी भी तरीके से उनको कोई तरीके का वो डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। सो देर आर सर्टेन फॉरेन एनिमीज, फॉरेन सॉवेनर्स, एलियन एनिमीज जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन होती तो नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर अगेन देयर कैन बी अ क्वेश्चन आस्क कि मैम व्हाट इफ समवन इज नॉट फुल्ली पागल, आधा पागल है तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था अगर वो पागलपन वाली स्टेज में है तब तो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था अगर वो समझदारी वाली स्टेज में है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना। आधा भी पागल है मतलब पागल ही है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन। सो दिस अ टर्म नोन एज क्विड प्रो क्यो।
क्विड प्रो क्यो वर्ड का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ओके, सो वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में होती है। तो उसमें एक बेसिक फॉरबियरेंस होता है, एक बेसिक चीज होती है उसके अंदर कि वो चाहते हैं कि यार मैं अगर किसी को कुछ दे रहा हूं तो मैं वापस क्या ले रहा हूं। ठीक है ना। ए ने एग्री किया बी को कि वो उसको बुक्स बेचेगा, तो बी ने कहा मैं वापस 100 रुपए लूंगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। नंबर 5, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनके बीच में कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही लॉफुल होना चाहिए। ओके, सो पहला तो था कंसिडरेशन होना चाहिए। अब ये है कि जो भी कंसिडरेशन या जो भी ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। तो ए ने बी को कहा तो मेरे अगेंस्ट केस मत करो, तो मैं तुमको 50,000 रुपए दूंगा। बी ने केस नहीं किया, ए ने पैसे भी नहीं दिए, वैलिड ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल था। ए ने अग्री किया बी को कि मैं तुम्हें 100 किलो कोकेन सप्लाई करूंगा इतने इतने रुपए में। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अनलॉफुल। ओके, कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वैलिड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ओके, सो अगर आप इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी के साथ, किसी को धमकी दे रहे हो मारने की या किसी का मर्डर करने जा रहे हो, तो एक्सप्रेसली वॉइड ही है ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो करना वैलिड ही नहीं है ना। किसी की लीगल प्रोसीडिंग रोकना, शादी तोड़ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दे आर लाइक ऑब्जेक्ट ही लीगल है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड होते ही नहीं। ठीक है, इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ ये सेक्शन नंबर 10 वाला हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, इट्स नॉट द एंड। मतलब यूनिट 1 के अंदर सबका बेसिक ही दे रखा है। उसके बाद में जब हम लोग यूनिट 2 में चलेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर सिर्फ कंसिडरेशन के बारे में बात हो रही है। फिर जब आप यूनिट 3 में जाओगे तभी अगेन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अभी तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं वी विल गोइंग टू टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट इन दिस एंटायर यूनिट अबाउट दी सेक्शन नंबर 10। समझ गए। तो जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो ना, इट्स नॉट दी एंड कि भैया हम पढ़ लिया अब हमें सब कुछ यही समझना है। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में सब चीजें और डिटेल में है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, देयर आर इन टोटल हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी टोटल होते हैं पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब कह सकती हूँ जब वो सारे टर्म्स और कंडीशन कंप्लाई विद करता है। तो ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हारी बाइक 50,000 में खरीदना चाहता हूँ। बी ने कहा अच्छा ठीक है मैं भी बेचना चाहता हूँ, पैसे दे, तू बाइक ले लो। एकदम सीधा सीधा, कोई झोल नहीं है। दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप एनफोर्स करवा ही नहीं सकते। आप कुछ ही कर लो, आप उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो एक्स ने बोला एक पब्लिशर से कि मैं तुम्हारे लिए बुक लिखूंगा, लेकिन बुक लिखना शुरू करते ही, है ना, या कुछ ही दिनों में, बिना बिफोर द बुक गेट्स कंप्लीटेड, एक्स की ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में परफॉर्म हो सकता है? तो कोई कहेगा मैम एक्स के बेटे को कह दो ना वो लिख लेगा। यार जरूरी थोड़ी ऑथर का बेटा ऑथर है ना, इट्स नॉट नेसेसरी। सो इट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी, जो कि ओनर ऑफ फैक्ट्री, टू सप्लाई 10 टन्स ऑफ शुगर, बट बिफोर सप्लाई हैपेंस फैक्ट्री में ही आग लग गई। अब कहां से सप्लाई करोगे, कहानी खत्म। ये था हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या कर सकती है, यस, डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, कैसे होता है यहाँ पर? सो बेसिकली कोई भी एक पार्टी है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब वो पार्टी की चॉइस है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे और वो पार्टी अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दे। तो मैम क्या उस एक ही पार्टी के साथ गलत हुआ है? हाँ, दूसरी ने तो गलत किया है ना, तो गलत एक के साथ ही हुआ है। ओके, सो एग्जाम्पल, एक्स ने प्रॉमिस किया कि मैं अपना स्कूटर सेल करूंगा, वाई को प्रॉमिस किया 1 लाख रुपए में। हाउएवर
एक्स को ना ऐसे गन पॉइंट पे रखकर वाई ने उसका कंसेंट लिया था। एक्स बेचना ही नहीं चाहता था, वाई ने उसको गन पॉइंट पे रखकर जबरदस्ती उससे अग्री करवाया कि वो बेचे। समझ गए? अब ऐसे केस में उसके साथ तो गलत हुआ। अब अगर एक्स चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट करवा सकता है और कह सकता है कि भाई मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुई है, आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फर्दर कमिटमेंट। ही कैन वेरी वेल डिनाई इट। समझ गए? कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम? ओके, सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी जो अग्रीव पार्टी है वो चाहे तो दूसरी पार्टी को डिनाई कर सकती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं करना है, तो उस पार्टी की इच्छा के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है, so that is totally depending upon one party whether the contract will going to continue or not. Clear this thing? Number two, कभी भी अगर कोई पर्सन प्रॉमिस करता है दूसरे पर्सन को कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा और बाद में वो नहीं करता है, then also it could be a reason. So there's a contract between A and B to sell a car of A to B for 2 लाख रुपीज। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 2 लाख रुपए का है कि यहाँ पर वो 2 लाख रुपए में कार बेच देगा। ओके, ऑन द ड्यू डेट ए ने बी को कहा, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं करता, मेरे को नहीं बेचना अभी, तो आई डोंट वांट टू सेल, मेरी कार है, मेरी मर्जी चलेगी, आई डोंट वांट टू सेल माय कार। बिल्कुल वो अपनी मर्जी चला सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ। ठीक है। नंबर थ्री, when a party to contract promises to perform a work within a specified time, लेकिन वो उस टाइम में नहीं परफॉर्म कर पाते। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो मुझे पिछली क्लास में किसी ने पूछा था कि मैम ये वॉइड और वॉइडेबल में साला डिफरेंस होता क्या है, एक जैसे ही तो लगता है, दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा, तो दोनों को अलग अलग क्यों रखा हुआ है? मैम क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान से सुनते समझ में आ जाता। वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो इन्फोर्स हम कर ही नहीं सकते, उसमें कुछ इतना बड़ा डिफेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वो तो इन्फोर्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो वॉइड तो यहाँ छुट्टी होगी, वो तो इन्फोर्सेबल है ही नहीं, कुछ ही कर लो। लेकिन वॉइडेबल, अगर वो एक पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है अगर वो चाहे तो वो इन्फोर्सेबल है, अगर वो ना चाहे तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है। सो इट इज जस्ट द चॉइस ऑफ दैट पार्टी। ठीक है, सो इफ दैट पार्टी वांट्स तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल, एंड इफ दैट पार्टी डज नॉट वांट देन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एट ऑल एनफोर्सेबल। आई होप ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। void contract can never be enforced, however voidable is option at the option of aggrieved party, it is enforceable। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन्फोर्सिबिलिटी हो गया कॉज। सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने के पीछे कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, पार्टीज का इंटेंट भी हो सकता है ना, जानबूझ के भी हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है, लेकिन वॉइडेबल तो ऑब्वियसली पार्टी की कंसेंट के बिना होगा ही नहीं। नेक्स्ट, कमिंग टू दिस थिंग, वॉइड वॉइडेबल हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नेक्स्ट, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी परफॉर्म्ड, हाउएवर अगर एग्री पार्टी चाहे तो वॉइडेबल को हम परफॉर्म कर सकते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी, लेकिन वॉइडेबल में लीगल रेमेडी होता है। ठीक है। नेक्स्ट,
इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसका सब्जेक्ट मैटर या जिसका कंसिडरेशन कुछ इस तरीके का होता है ना, सब्जेक्ट मैटर या फिर कंसिडरेशन कुछ इस तरीके का होता है जो कि इमोरल है या पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट है। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट्स कैन नेवर बी एनफोर्सेबल। सो वॉइड एग्रीमेंट्स जरूरी नहीं है लीगल हो, किसी की डेथ होगी तो उसको हम इलीगल थोड़ी कहेंगे, है ना। तो वॉइड एग्रीमेंट्स इज नॉट नेसेसरी इलीगल, लेकिन इलीगल तो हमेशा वॉइड होंगे, उसको हम लीगली परफॉर्म कर ही नहीं सकते। ओके, नंबर 2, नेचर नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इलीगल है तो लॉ को फॉरबिडन होंगे। पार्टीज कोई पनिशमेंट के लिए लाइबल नहीं होती वॉइड एग्रीमेंट में, लेकिन इलीगल में पनिशमेंट के लिए लाइबल होती है। कोलेट्रल में इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे एग्रीमेंट्स कोलेट्रल हो, वो वॉइड ही हो, लेकिन एग्रीमेंट्स कोलेट्रल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट? कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लीगली एनफोर्स कर नहीं सकते उसे हम बोलते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ए ने कुछ गुड्स खरीदे बी से, बट कोई पेमेंट नहीं किया, सो यहाँ पर बी क्या सू कर सकता है 3 years बाद भी किस तरीके से? तो यस, डेफिनेटली दैट इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के बेसिस पे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो सबसे पहला होता है एक्सप्रेस, जहां पर सारे टर्म्स और कंडीशन क्लियरली डिफाइंड है। ए ने बी को टेलीफोन में कहा कि मैं अपना घर 20 लाख में बेचने को तैयार हूं। बी ने वापस टेलीफोन पे कंफर्मेशन दिया कि मैं तुम्हारा घर 20 लाख में खरीदने को तैयार हूं। ठीक है, क्या यहाँ पर दोनों पार्टीज ने अपने टर्म्स और कंडीशन एकदम क्लियरली एक दूसरे को डिफाइन किए हैं? आई थिंक द आंसर इज यस। है कि नहीं है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में उल्टा होता है, दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ कहती नहीं है लेकिन वो समझ जाते हैं। एक बंदा कुली की यूनिफॉर्म में आपका रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म से सामान उठाकर बाहर ले जाता है और आप उसको मना नहीं करते हो, आप कहते हो हाँ चलो चलो चलो। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप पैसे तो दोगे ही उसको। ठीक है, कमिंग टू टैसिड कॉन्ट्रैक्ट, एकदम साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट, ना कुछ बोला ना कुछ किया लेकिन फिर भी दोनों पार्टीज टर्म्स और कंडीशन समझ गए। बेस्ट एग्जाम्पल, एटीएम से जाकर पैसा विड्रॉ कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा रहे हो, यानी आप सामने वाले को परमिशन दे रहे हो कि आप मेरा बैलेंस कम कर लो। दैट इज अ टैसिड कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये पर कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं। ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के साथ एग्जैक्टली क्या होता है, ये इम्पोज नहीं करते हैं टर्म्स और कंडीशन एक दूसरे पे, है ना। यहाँ पर बस सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है। सो बेसिकली यहाँ पर वो जो हमारे सेक्शन 10 के एसेंशियल पॉइंट है या कोई भी एसेंशियल पॉइंट है, कुछ भी हम एक दूसरे पे एनफोर्स नहीं कर सकते। इट इज जस्ट हाउ द सिचुएशन इज कि ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज एंटर हो गई। ओके, तो एक पर्सन को दूसरे पर्सन का गुमा हुआ मोबाइल मिला। ठीक है, अब उसने उस फोन का क्या किया? ठीक है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन का खोया हुआ मोबाइल मिल गया, वो बंदे ने उसका क्या किया? सो बेसिकली वो जो खोया हुआ फोन मिला उसने उसको ढूंढ कर असली ओनर को दिया, उसमें उसका कुछ खर्चा हो गया तो वो असली ओनर से रिकवर कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज एंटर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, है ना।
ईमेल, ई कॉमर्स के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी लीगली वैलिड होते हैं। तो हमारी जो भी ऑनलाइन शॉपिंग है, दे आर ऑल ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, now coming to executed contracts and executory contract on the basis of performance, जहां पर दोनों ही पार्टीज ने अपना काम कर लिया, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। रॉसन ने कहा कि मैं 50 रुपए किलो में तुमको शुगर बेच सकता हूँ, 50 रुपए दे दो। आपने 50 रुपए दे दिए, आप दोनों ने क्या अपना अपना काम ईमानदारी से किया? आंसर इज यस, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी, दोनों ही पार्टीज का काम करना बाकी है, किसी एक पार्टी का भी काम करना बाकी है, तो उसे हम कहते हैं अभी अंडर प्रोग्रेस है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? सो एग्जीक्यूटरी दो तरह के हो सकते हैं, क्या क्या? बायलैटरल और यूनिलैटरल। सो यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड। एम एडवर्टाइजेस पेमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ ₹50,000 to anyone who finds the missing boy as soon as B traces the boy। अब वो एग्जीक्यूटेड हो गया। तो एक साइड से जब इंफॉर्मेशन थी तो क्या था? एग्जीक्यूटरी था, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी था। अब उसने क्योंकि निकाल ली है, बच्चे का ट्रेस निकाल लिया, बच्चे को ढूंढ लिया है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? वो वन साइडेड एग्जीक्यूटेड तो हो गया। वो जब उसको अवार्ड दे देगा तो ये होगा कि दोनों पार्टी ने अपना काम कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट। ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ, ठीक है। Coming to bilateral executory, A promises to sell his plot to B for ₹10 lakh cash down. B pays only 2,50,000 as earnest money and promises to pay balance by Sunday. और A ने क्या कहा? मैं तब तक तुमको नहीं दूंगा जब तक भैया तुम मेरे को पैसे नहीं दे देते। तो दोनों ही पार्टीज का काम क्या है? यहाँ पर पेंडिंग है ना? दोनों ने भी अपना काम ईमानदारी से पूरा किया नहीं है। तो जब तक दोनों का पेंडिंग है तब तक तो बात ही खत्म है ना? ये क्या हो गया? बायलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते हैं, और अगर आप लोग बोलते हो तो हम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। सो अब कुछ बेसिक एग्जाम्पल। अगर किसी टिकट के अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशन लिखे हुए जो हमने नहीं भी पढ़े, जिसे हम कहते हैं कि यार हम लोग तो ये अज्यूम कर लेंगे ना कि तुमने पढ़े ही होंगे, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ना? सो दैट इज अ बिट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे टर्म्स और कंडीशन पढ़े ही होंगे। ठीक है, सो एक बार वापस से समझ लो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मेन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन ना भी हो। समझ गए? मेन कॉन्ट्रैक्ट के हमारे टर्म्स और कंडीशन क्या होते हैं? कोई ऑफर दे, फिर एक्सेप्टेंस हो, फिर उसके बाद में आगे कहानी बढ़े। अब ये तो जरूरी नहीं ना हो ही, क्योंकि अगर घूमी हुई चीज मिल गई तो कौन सा ऑफर होता है, कौन सा एक्सेप्टेंस होता है? प्रैक्टिकली तो ये दोनों चीजें नहीं होती है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बिना, एकदम क्लासिक रूल्स के बिना बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। समझ गए? और बिना रूल के बना हुआ ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, इसमें क्या होगा? इसके अंदर सिचुएशन के हिसाब से चीजें होगी, इसलिए हम इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। लेकिन क्या ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो। क्लियर? लेट मी नो इफ द डाउट परसिस्ट। ठीक है, कमिंग टू प्रपोजल ऑफर, है ना? उस पर चलते हैं हम लोग।
Now, what do we mean by a proposal or a offer? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने की या कुछ नहीं करने की, है ना? सो और ये विलिंगनेस क्यों बता रहे हैं? ताकि सामने वाले का कंसेंट ले सके। तो उस समय हम उसे कहते हैं कि ये प्रपोजल है। ओके, सो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज कंसेंट to do or not to do something. So when a person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रपोजल। कुछ करने या नहीं करने की इच्छा को हम कहते हैं यहाँ पर प्रपोजल। ठीक है। नाउ प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या नहीं है? प्रपोजल में सबसे पहले दो पार्टीज होनी चाहिए, प्रोमिसर या, और सबसे पहले एक पार्टी होनी चाहिए प्रोमिसर या ऑफरर। ठीक है, जिसको वो प्रपोजल दे रहा है वो दूसरी पार्टी होनी चाहिए, दैट इज प्रोमिसी या एक्सेप्टर। ठीक है, सो देयर हैज टू बी मिनिमम टू पार्टीज। पहली पार्टी यहाँ पर क्या है? ऑफरर, एक्सेप्टर या प्रपोजर। ठीक है, दूसरी पार्टी यहाँ पर क्या होगी? एक्सेप्टर या प्रोमिसी। ठीक है, तो जिसने ऑफर दिया और जिसने एक्सेप्ट किया, ये दो पार्टीज नॉर्मली होती है ना। कभी भी अगर कोई वैलिड ऑफर की हम लोग बात करें तो किसी भी ऑफर को हम लोग वैलिड ऑफर कब कह सकते हैं? सो वैलिड ऑफर में कुछ करने या कुछ नहीं करने का एग्रीमेंट होता है। इधर आप कुछ करने के लिए कह रहे हो सामने वाली पार्टी को, या फिर कुछ नहीं करने के लिए कह रहे हो सामने वाली पार्टी को, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। Either it is to do something or abstain from doing anything. ठीक है। नंबर 3, सो ए इज विलिंग नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन। अगर बी उसको 50,000 दे दे तो ठीक है, एक डांस कॉम्पिटिशन है जिसमें दो लोग कॉम्पिट कर रहे होते हैं और पक्का ही था कि एक जना जीतेगा। तो जीतने वाला दूसरे को ऑफर देता है कि देख मैं जीत गया तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, काम करता हूँ मैं जानबूझ के हार जाता हूँ, मैं कॉम्पिटिशन में ही पार्ट नहीं लेता, तो मुझे 50,000 रुपए दे दो। ठीक है। नेक्स्ट, विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट फ्रॉम अदर पार्टी। और ये विलिंगनेस सामने वाला क्यों दिखा रहा है अपनी? ताकि वो सामने वाले से एक्सेप्टेंस ले सके, है ना। द पर्पज ऑफ शोइंग द विलिंगनेस इज टू गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द अदर पार्टी। Next, the offer can be positive as well as negative. Now this is important. ऑफर में ये भी हो सकता है तुम ये करो, और ऑफर में हो सकता है तुम ये नहीं करोगे तो आई विल पे यू। तो ऑफर टू सेल कार टू बी फॉर 3 lakhs द वैलिड ऑफर। व्हेन ए बी को कहता है या तुम सी को कार मत बेचना, तो भी वो वैलिड ऑफर है। समझ गए? आई होप यहां तक क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल्स खत्म हो रहे हैं ऑफर के। नेक्स्ट, ऑफर कैन बी, ठीक है। Now the offer can be further classified as, there can be 4 classification of offer. Express offer, जहाँ पर सारी चीजें हम लोग क्लियरली मेंशन करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली बताते हैं। तो इट कुड बी अ एक्सप्रेस ऑफर, इट कुड बी अ इम्प्लाइड ऑफर। नाउ व्हाट इज अ इम्प्लाइड ऑफर? जहां पर कोई कुछ कहता है तो दूसरा उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता है या इमीडिएटली उसको करस्पॉन्ड कर लेता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर, यानी कभी कभी बिना कुछ बोले भी समझना, है ना। एक्सप्रेस हो गया, इम्प्लाइड हो गया। और कौन से टाइप के ऑफर्स होते हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के अलावा? जनरल ऑफर होता है जो हम बहुत लोगों को एक साथ दे सकते हैं, या फिर स्पेशल ऑफर हो सकता है जो हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही देते हैं। ठीक है, सो इट कुड बी जनरल ऑफर, इट कुड बी अ स्पेसिफिक ऑफर। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट नाउ एक एक करके अब ये वाले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में चलते हैं। पहला ऑफर है जनरल ऑफर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय हियर जनरल ऑफर मींस, सो जनरल ऑफर का मतलब यहाँ पर हुआ व्हेन इट इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी का। ठीक है, सो कार्लिल एक ओल्ड लेडी थी और एक कंपनी थी कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, जिन्होंने ना एक बहुत ही जनरल ऑफर लेकर आए थे टू एवरीवन whosoever is using their product कि यार अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा इज अ टाइप ऑफ डिजीज। तो अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करते हो तो इन्फ्लुएंजा होगा नहीं, और अगर आपको हो रखा है तो ठीक हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फॉलो द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस हम लोगों ने बताई है आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, मिसेस कार्लिल कार्बोनिक स्मोक बॉल लेकर आती हैं। जो भी प्रोसेस लिखा हुआ होता है उसको बहुत तरीके से फॉलो करती हैं, और वो प्रॉपर पूरा पूरा कोर्स खत्म होने के बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा से रिलीफ नहीं मिलता है। तो फिर वो कार्बोनिक स्मोक बॉल के अगेंस्ट केस कर देती है कि सी व्हाटएवर यू सेड आई फॉलो इट थॉरोली, लेकिन फिर भी देखो कुछ हुआ ही नहीं है ना, सो आई डिजर्व टू गेट माई अमाउंट बैक। तो उसने केस किया तो वो जीत भी गई। क्योंकि वो जीत गई तो उनको कॉम्पनसेशन मिल गया। समझ गए? नेक्स्ट, स्पेशल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। इट हैपेंड लाइक द केस ऑफ बोल्टन वर्सेस जोनस, जो एक्सेप्टेंस में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, है ना। हुआ क्या था इस केस के अंदर, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल्टन वर्सेस जोनस के केस में द ऑर्डर वॉज गिवन टू वन पार्टी, लेकिन दूसरी पार्टी ने क्योंकि उस पार्टी का बिजनेस एक्वायर कर लिया तो उसे ऐसा लगा कि वो उसका ऑर्डर पूरा कर सकती है ना। लेकिन ऑर्डर देने वाले ने स्पेसिफिक उस पर्सन को ऑर्डर इसलिए दिया था क्योंकि वो उससे पैसे मांगता था। अब दूसरी पार्टी अगर ऑर्डर फुलफिल कर भी देती है तो क्या पर्पस सॉल्व होगा उसका पैसा सेटल करने का? वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर इसलिए स्पेसिफिकली बोला गया कि भाई सिंपल सी चीज है कि जिसको ऑर्डर दिया जाए वही ऑर्डर पूरा भी करे। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉस ऑफर। मैंने आपको कुछ ऑफर दिया और आपने भी मुझे वही ऑफर दिया, है ना। मुझे नहीं पता था आप देने वाले हो, आपको नहीं पता था मैं देने वाली हूँ, हम दोनों ने सेम सेम ऑफर एक दूसरे को दे दिया। मुझे तुम्हारी काली कार खरीदनी है 2 लाख रुपए में, मुझे मेरी काली कार बेचनी है 2 लाख रुपए में। नाउ सी बोथ ऑफ अस आर सेइंग द सेम थिंग, हाउएवर एटलीस्ट एनी वन ऑफ अस नीड टू एक्सेप्ट इट आल्सो। ठीक है, रेयरली होता है इतना परफेक्टली मैच होना ऑफर का। खैर, नेक्स्ट इज काउंटर ऑफर। एक ने दूसरे को कुछ ऑफर दिया लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करके वापस उसने ऑफर दे दिया। मैं ना ये वाली घड़ी 50,000 में बेचना चाहता हूँ, मैं 30 में लेने को तैयार। समझ गए? तो कुछ चेंजेस के साथ हमने काउंटर ऑफर दिया। सामने वाला एक्सेप्ट करे या ना करे वो उसकी इच्छा। नेक्स्ट, स्टैंडिंग या ओपन ऑफर। व्हेन अ ऑफर इज वैलिड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सामने वाला हमें कहता है कि ठीक है तुमको ये ऑफर दिया और तुम चाहो तो अभी लंबे टाइम तक सोच के डिसीजन दे सकते हो। इट इज एन ओपन ऑफर। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर? क्या क्या है जो एक वैलिड ऑफर में होना ही चाहिए? ऑफर ऐसा हो जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सके। ठीक है, किसी भी ऑफर को हम लोग वैलिड ऑफर तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट ना कर सके। ओके, नंबर 2। ओके, एक मिनट, ए ने बी को कहा कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आ जाना, बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ जाऊंगा, लेकिन फिर बी नहीं आ पाया। क्या हम बी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं? मतलब इमेजिन एक बच्चा अपने दोस्तों को आज जाके कह रहा है देखो 29 तो मेरा बर्थडे है, तुम सबको आना है, लेकिन अगर तुम नहीं आए ना तो देख लेना तुम्हारे अगेंस्ट केस कर दूंगा। कोई आउटराइटली मानेगा ही नहीं बर्थडे पार्टी में आने के लिए, जा मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग। हमारा जो ऑफर होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग ना हो। मैं तुम्हें कई 100 किलो तेल सप्लाई कर दूंगा, कौन सा तेल, कितने 100 किलो, तो आपने बताया नहीं।
देन इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफर जो भी ऑफरी को पता तो होना चाहिए। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का एक केस हुआ था जहां पर बच्चा गुम हो गया था, तो गौरी दत्त ने अपने नौकर लालमन को भेजा, जाओ बच्चे को ढूंढ कर लाओ। तभी बच्चे का ट्रेस ना होने पर उसने एक जनरल अनाउंसमेंट कर दी कि यार कोई भी बच्चे को ढूंढ कर आएगा तो मैं इतना इतना अवार्ड दूंगा। लेकिन बच्चे को फाइनली लालमन ही ढूंढ कर लाया, उसने लालमन को दिया नहीं अवार्ड। लालमन को उसके दोस्त ने भड़का दिया कि यार देख तेरे मालिक ने तो ये दिया था, तुझे भी पैसा मांगना चाहिए, तेरे को भी पैसा मिलना चाहिए। तो फाइनली लालमन को गुस्सा आ गया, उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, कैसे कैसे आपको मुझे वो अवार्ड तो देना ही पड़ेगा जो आप किसी और को दे रहे थे, है ना। सिंस यू आर गिविंग इट टू एनीवन यू शुड गिव इट टू मी, ऐसा लालमन ने कहा। गौरी दत्त ने कहा किस बात का पैसा भाई, तेरी तो ड्यूटी थी बच्चे को ढूंढ के लाना, आई विल नॉट पे इट टू यू, कोई पॉइंट ही नहीं बनता तुमको पैसा देने का, समझ गए। तो इस तरह का डिस्कशन चल रहा था। अब ऐसे में लालमन ने केस कर दिया, केस गौरी दत्त जीत गया, क्योंकि लालमन को तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था जब उसने काम किया। नेक्स्ट, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ द अदर पार्टी, ऑफर ऐसा हो कि हम सामने वाले से उसका एक्सेप्टेंस ही चाहते हैं। कंडीशनल हो सकता है, ठीक है। ऑफरर बोल सकते हैं कि भाई मैं तुझे गुड सप्लाई करूंगा लेकिन देखो आरटीजीएस करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना, है ना, मैं चेक वेक नहीं लेता, वैलिड है। ऑफर शुड नॉट कंटेन टर्म्स ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या बकवास है भाई। अगर तूने मुझे मना कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, अडर बुलशिट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन या अनाउंसमेंट, फादर ने बेटे को कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को संभालो मेरे जाने के बाद, इच्छा है, उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, है ना, उन्होंने एकदम डायरेक्टली कोई विल नहीं दी है। एक स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट हुआ बच्चों के लिए कि भाई अगर कोई भी क्लास 10th में है तो उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन कब मिलेगी, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। सिर्फ ये लिखने से कि जो भी 10 में बच्चे सबको स्कॉलरशिप मिल सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि स्कॉलरशिप मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफर इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम आंसर टू अ क्वेश्चन। हार्वे वर्सेस फेसी का केस क्या था, प्रिवी काउंसिल का केस है और काफी इंटरेस्टिंग केस है। एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है कि यार मुझे तुम्हारा बम्पर हॉल पेन ना बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुम तो बताओ ये बम्पर हॉल पेन का मिनिमम तुम कितने में बेच सकते हो। तो उसने कहा मिनिमम अगर मैं सोचूं तो भी मैं 900 यूरो से कम में तो कभी नहीं बेचूंगा। कहते चलो ठीक है मैं 900 यूरोज में लेने को तैयार हूँ। मैं 900 यूरोज में कभी नहीं बेचूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी मैं अभी बेचने के लिए तैयार हूँ। एज ऑफ नाउ तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कोई चीज बेचूंगा अभी, तो आई एम नॉट थॉट ऑफ सेलिंग इट। तुमने कहा मिनिमम कितने में बेच सकते हो, मैंने सिर्फ उसका आंसर दिया, इट डज नॉट मीन कि मैंने तुम्हें खरीदने का ऑफर ही दे दिया, ठीक है। देन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अ प्राइस, अगर कहीं पे कुछ प्राइस का टैग लगा हुआ है या कोई प्राइस स्टेटमेंट दे रहा है बार बार, ये पता है मेरी ये चीज इतने की है, पता है ये इतने की है, पता है ये इतने की है, अरे कितने की भी हो, आप कितने की है बोल तो रहे हो, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं मान सकते कि आप इसको बेचना ही चाहते। ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू अ बिजनेस, कभी भी अगर किसी को आप कोई बिजनेस करने के लिए इनविटेशन दे रहे हो या कुछ ऑफर करने के लिए बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट है गुड्स को बेचने का ऑक्शन के थ्रू, ठीक है। सो ऑक्शन के थ्रू अगर हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं, लोग आकर बोली लगाएंगे, पर वो बोली लगाने के लिए हमने इनवाइट किया है सब, ठीक है जी। नेक्स्ट, statement of price is also not an offer. However, what is invitation to an offer? कभी भी अगर हम किसी पर्सन को
कुछ ऑफर करने के लिए मजबूर कर देते हैं, है ना। वेन एवर वी मेक द अदर पर्सन कि भाई वो चला कर आए और हमें ऑफर दे, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते कि सामने वाला इंसान कुछ भी करे वो अपनी मर्जी से ही हमें आकर ऑफर देने वाला है ना। बिकॉज वी हैव क्रिएटेड सिचुएशन एज सच कि कोई और कुछ कर ही नहीं सकता। तो अब ऐसे में क्या ये वैलिड है? ऑब्वियसली इट इज वैलिड, कौन रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनविटेशन टू ऑफर इज लाइक कि कोई हमें कह रहा है यार वहां सेल लगी हुई है, जाकर सामान ले आओ, या कभी सेल लगी हुई है, या फिर किसी मैनिक्विन पे बहुत प्यारी ड्रेस है जो आपको चाहिए ही चाहिए अभी। सो ये सारे एग्जाम्पल है इनविटेशन टू ऑफर के। ओके, मैनिक्विन पे ड्रेस लगाना, कुछ बहुत बड़ा सेल लेकर आना, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर। फाइन, नेक्स्ट, हाउ इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर आर डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होते हैं। ऑफर के बाद तो सीधा एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर के बाद ऑफर होता है। जो भी पर्सन ऑफर दे रहा है वो एक स्टेटमेंट दिखा रहा है इंटेंशन का, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर बेसिकली होता है नेगोशिएशन के लिए, कि हम तुमको यह ऑफर दे रहे कि तुम यहाँ आओ और हमारे साथ बार्गेन करो, है ना, डिसाइड अपॉन द बेस्ट प्राइस फॉर द गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट, सो ऑफर कुछ करके या कुछ नहीं करके दिया जा सकता है। इट कुड बी बाय एन एक्ट, इट कुड बी बाय सम एब्स्टिनेंस, इट कुड बी बाय कंडक्ट, इट कुड बी बाय एनी ऑफ दीज थिंग्स। आई होप सबको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट, और आई वुड से रेदर सेकंड लास्ट सेगमेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन और एवोकेशन है अभी, एक्सेप्टेंस। ओके गाइज, डू यू वांट मी टू गिव यू ब्रेक? है ना। अगर हम लोग किसी भी दुकान पर जाते हैं बच्चों, और वहां पर ऐसे स्टेटमेंट ऑफ प्राइस लगा हुआ है, गुड्स का नाम लिखा हुआ है, प्राइसेस लिखे हुए लिखे हुए लिखे हुए, है ना, इज इट एन ऑफर? नो, इट इज नॉट। ठीक है, कमिंग टू एक्सेप्टेंस, व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस? कभी भी कोई पर्सन दूसरे पर्सन को अपना एक्सेप्टेंस देता है कि यार मैं ये चीज करने को तैयार हूं, है ना। जिसको प्रपोजल मिला है वही पर्सन अगर सामने वाले को अपना एसेंट दे देता है कि यार तूने मेरे को जो प्रपोजल दिया था ना, आई वांट टू अग्री टू इट, आई वांट टू बी विद यू इन दैट पर्टिकुलर प्रपोजल, तो उसे हम कहते हैं कि यार मान लो जो हमने प्रपोजल दिया था वो क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, तो हम वहां पर कहते हैं नाउ प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड। सो ए ने बी को कहा मैं 2 लाख में अपनी कार बेचने को तैयार हूँ, बी ने वापस ए को कहा मैं तुम्हारी कार खरीदने को तैयार हूँ। तो यानी एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। आई होप यहां तो सबको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। ओके, एक्सेप्टेंस के लिए कहा जाता है कि जैसे एक ना बारूद से भरी हुई ट्रेन में एक जलती हुई माचिस कैसा रोल प्ले करती है, प्रपोजल में एक्सेप्टेंस बिल्कुल वही रोल प्ले करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट, लीगल रूल्स क्या है वैलिड एक्सेप्टेंस के? कि एक्सेप्टेंस वही पर्सन दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया हो। और ये चीज और ज्यादा क्लियर हुई थी 1893 के केस में जो हुआ था बॉटन वर्सेस जोनस के बीच में, है ना। सो कहानी कुछ इस तरीके से है कि बॉल्टन ने एक बिजनेस खरीदा ब्रोकल हर्ट से। जूनस जो कि क्रेडिटर था ब्रोकल हर्ट का, उसने ब्रोकल हर्ट से कुछ गुड्स का ऑर्डर दे दिया ये सोच के कि ब्रोकल हर्ट पूरा करेगा, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा कर लिया बॉल्टन ने। तो उसने बॉल्टन को कहा यार मैंने तेरे को थोड़ी दिया था ऑर्डर, है ना, आई हैव गिवन ऑर्डर टू हूम, टू ब्रोकल हर्ट,
उसी को पूरा करने देते हैं। वाई डिड यू कंप्लीटेड द ऑर्डर? तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, तेरे को गुड्स चाहिए थी मैं दे रहा हूँ या वो दे। तो उसने कहा फर्क पड़ता है, उससे मुझे पैसे लेने थे इसलिए मैंने उसको ऑर्डर दिया। तेरे से अगर मैं सामान लूंगा तो आई हैव टू पे मनी, एंड वाई विल आई पे मनी? आई डोंट हैव इंटेंशन टू पे इट। ठीक है, मैंने तो कुछ मंगवाई ही इसलिए थी क्योंकि वो आ रही थी मेरे को फ्री में, ऑलरेडी पैसे दे रखे थे, अभी वापस पैसे देने हैं तो आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू डू इट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि भैया ठीक है मैं ये लेने को तैयार हूँ, बिना किसी फर्दर बार्गेनिंग के। मैं बैंक से लोन लेने गई, लोन अप्रूव हो गया, मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो लोन तभी लूंगी जब आप और आधा परसेंट कम करोगे, तो अब ये मैंने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है, यहाँ पर मेरा अग्रीमेंट नहीं हुआ। समझ गए? एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी है। अब आपने एक्सेप्टेंस करके मान लीजिए अपने ड्रॉवर में रख दिया और सामने वाले को पता ही नहीं चला, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो भी प्री डिसाइडेड है उस फॉर्मेट में। देन विद इन द रीजनेबल टाइम होना चाहिए। ओके okay? जो भी हमारा सेट टाइम है उसी सेट टाइम में होना चाहिए एक्सेप्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट, टाइम हो गया, विद इन स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए। मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई इंसान चुप है ना, उसने कुछ नहीं कहा, ना हाँ का ना का, विल इट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस? आंसर इज नो। ठीक है, फेल्डाउस वर्सेस बिंडले का केस था, जहां पर फेल्डाउस ने बिंडले को कहा कि अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं मान लूंगा कि ये वाला घोड़ा तुम मुझे ही बेच रहे हो। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने बंदे को कह दिया कि यार ऑक्शन में इस घोड़े को अलग रखना। गलती से जो उसका बंदा था उसने बेच दिया। तो क्या यहाँ पर अंकल अपने भतीजे के अगेंस्ट केस कर पाएंगे कि तुम्हें मुझे बेचना ही पड़ेगा घोड़ा? नहीं, ही डिड नॉट प्रॉमिस कि वो देगा ही। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि यार एक्सेप्टेंस तो हो ही रही है। ठीक है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का एग्जांपल वो कूली वाला हो सकता है, रेस्टोरेंट वाला हो सकता है, या फिर मैंने आपको ऑर्डर दिया और आपने बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे मेरा ऑफर एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर हम लोग ऑफर दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो रही तो वो वैसे ही वैलिड नहीं है। सेक्शन नंबर 4 कहता है कि जब तक ऑफर कम्युनिकेट ना हो या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना हो तब तक कि वो कंप्लीट ही नहीं होती है। वो क्या होती है? वो इनकम्प्लीट होती है। और बात तो सही है ना? तब तक वो क्या होती है? इनकम्प्लीट स्टेज में होती है। इट इज येट टू बी कंप्लीटेड, इसमें कुछ तो पेंडिंग है, कुछ तो बाकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू। नेक्स्ट,
Communication of offer is mandatory. So A makes a proposal to B to post to sell his house for 5 lakh rupees, and if the letter contains the offer is posted on 10th March, and if the letter reaches beyond 12th March, the offer is said to have been communicated on 12th March. So offer चाहे 5 मार्च को ही क्यों ना लिख दिया हो तुमने, लेकिन जब तक सामने वाले तक नहीं पहुंचता तब तक वो क्या होता है, ऑफर कंप्लीट ही नहीं होता है. ओके. सिमिलरली एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट नहीं होती है तब तक उसे हम वैलिड मानते ही नहीं है. कुछ करके या कुछ नहीं करके हम लोग एक्सेप्टेंस दे सकते हैं. सो आई कैन डू समथिंग टू गिव माई वैलिड एक्सेप्टेंस, और आई कैन ओमिट डूइंग समथिंग टू गिव माई वैलिड एक्सेप्टेंस. ओके. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मूड्स ऑफ गिविंग एक्सेप्टेंस? एज आई सेड, कुछ करके या कुछ नहीं करके. ठीक है. कुछ करके मतलब हम सामने वाले को इस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसके साथ कि सामने वाले को समझ में आ गया कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, है ना. कुली ने सामान उठा लिया और हमने मना नहीं किया, ये भी क्या है, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग कि भैया हम पैसे दे देंगे. रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करना, इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि भाई ये हम तुझे ऑर्डर दे रहे, तू हमें खिला, हम तुझे पेमेंट करेंगे. ओके. सो इज इट अ वैलिड एक्सेप्टेंस? यस, कुछ करके या फिर कुछ नहीं करके भी. ए ने ऑफर किया 50,000 बी को कि तुम कल कोर्ट में मत आना, तो मैं तुमको 50,000 रुपए दे दूंगा. बी नहीं आया, है ना. क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस थी? हाँ हाँ बिल्कुल थी. उसने क्या किया, जो उसकी ड्यूटी थी वो उसने परफॉर्म नहीं करी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, वैलिड एक्सेप्टेंस हो गई यहाँ पर. फाइन. नेक्स्ट, then communication of acceptance by conduct. ओके. सो अगेन जो सेंट्रल बैंक ऑफ यवतमाल वर्सेस वेंकटेश का केस है बिल्कुल वैसा ही है कि एक पार्टी ने लाइक अ पार्टी हैज गिवन अ चेक टू समवन. ठीक है. और वो चेक देने का मतलब ही यही था, अब उसके पास ज्यादा बैलेंस तो था नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी उसके एफडीज वगैरह उसमें से पेमेंट कर दो. तो यहाँ पर भी ये क्या है, वैसे नॉर्मली तो बैंक क्या करती है, डबल अप्रूवल ले लेती है आजकल, पहले नहीं लेती थी ना, इसलिए. सो रेजोल्यूशन पास बाय बैंक टू सेल द लैंड ऑफ ए रिमेन अनकम्युनिकेटेड टू इट. इट वाज हेल्ड दैट नो कम्युनिकेशन हैंस नो कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल सी चीज है. उन्होंने क्या किया, आपस में ही डिसाइड करके डेट फिक्स कर ली कि जब भी उसकी लैंड सेल करनी है, क्योंकि वो प्लेज पे पड़ी है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन तो उसको देना जरूरी था ना. फाइन. नेक्स्ट, कमिंग टू कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होता है, प्रपोजर के अगेंस्ट और एक्सेप्टर के अगेंस्ट. सो व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम. ठीक है. सो बेसिकली प्रपोजल के अगेंस्ट कब होगा, जब वो ट्रांसमिट में जाएगा. एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब होगा, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द प्रपोजल. सो प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय लेटर सेंड बाय द पोस्ट. सो प्रपोजल कब एक्सेप्ट होता है, जब पोस्ट से लेटर जाता है तब. तो उस केस में जिस दिन लेटर सामने वाले को मिलेगा, ठीक है, मेरा ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब सामने वाले ने वो लेटर लेकर पढ़ लिया, उसको पता चल गया. Okay, then we can say कि भैया the offer which I have given has been communicated to the person. ए ने बी को एक लेटर लिखा और लेटर में ऑफर किया गुड्स बेचने का, तो वो कब कंप्लीट हुआ, जब बी के पास लेटर पहुंचा और बी ने पढ़ लिया. ठीक है. एक्सेप्टेंस कब होगी कंप्लीट, जब वो लेटर वापस लिख रहा है ना. सपोज ही इज राइटिंग लेटर अगेन, तो उसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा बेटा, जब वो दोबारा से लेटर लिखकर सामने वाले तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दे. ठीक है. एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स. सो एक्सेप्टेंस आप टेलीफोन पे भी ले सकते हो, टेलेक्स पे भी ले सकते हो, फैक्स पे भी ले सकते हो, पर अब वो कैसे होगा.
ठीक है। सो व्हेन एंड हाउ इज इट पॉसिबल, तो कभी भी अगर इस तरह से होगा तो इतना ध्यान रखना है कि लाइंस क्लियर होनी चाहिए, दोनों पार्टीज का प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए एक दूसरे के साथ। ऑफर देने वाले को सामने वाले का एक्सेप्टेंस अगर क्लियरली सुनाई नहीं दिया है तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है। ठीक है। जिसने ऑफर दिया है उसको एक्सेप्ट करने वाले का वैलिड एक्सेप्टेंस अगर नहीं सुनाई दिया है तो हम उसे वैलिड एक्सेप्टेंस बोल भी नहीं सकते। ठीक है। ना, अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस है तो सो स्पेशल कंडीशंस हम लोग अज्यूम टू बी डिलीवर्ड मानते हैं। सो अगर मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ और टिकट के पीछे कुछ टर्म्स और कंडीशन लिखी है, मैंने नहीं भी पढ़ी है तो ये मान लिया जाएगा मैंने पढ़ ली है। समझ गए। सो देर आर सर्टेन स्पेशल थिंग्स विच आर मेंशन समवेयर, it will be assumed to be communicated to the party whether it is communicated or not। ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन अगर वो अनरीजनेबल कंडीशंस है जैसा ली वाइट और मुन्नू स्वामी के केस में हुआ, तो उस केस में अनरीजनेबल कंडीशंस को कम्युनिकेटेड हम नहीं मानते, मतलब उसके हिसाब से चलना फिर जरूरी नहीं है। इवन तो तुमने रिसीट में लिखा है उससे कुछ होता नहीं, बिकॉज दैट वाज सो अनरीजनेबल। नेक्स्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बकवास है। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, जब भी कोई भी पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसके परफॉर्मेंस के क्या रूल होंगे, सेम एक्सेप्टेंस वाले ही होते हैं कि भाई जैसे ही पार्टी ने परफॉर्म करके इंटीमेट कर दिया है दैट इज अज्यूम टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है। So when the offer may either given to a particular person or at a public at large, दोनों ही केस में it is assumed to be accepted depending upon कि क्या situation चल रही है। Coming to last yet very very important point, that is revocation of offer। क्या कभी कोई ऑफर देकर रिवोक किया जा सकता है? इमेजिन ना, एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज कर दिया और प्रपोज करने के बाद कहता है अरे यार भूल जा यार, देखो गलती से प्रपोज कर दिया था। इज इट पॉसिबल? मेरा ना कोई खास इंटेंशन था नहीं देखते को प्रपोज करके, पता नहीं कैसे गलती से तेको प्रपोजल चला गया। सामने वाला जब तक एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक आप प्रपोजल वापस ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। समझ गए। एक्सेप्ट करने के बाद तो एग्रीमेंट बन गया। अ बिडर एट ऑक्शन मे विड्रॉ हिज बिड बिफोर द ऑक्शनियर फॉल द हैमर। आपने जोश जोश में बिडिंग कर दिया 50 करोड़, फिर याद है तो अकाउंट में बैलेंस नहीं, तो आप कह सकते नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलती से 50 करोड़ बोल दिया, है ना। तो जब तक वो 3 बार हैमर नीचे नहीं गिराता तब तक तो डेफिनेटली आप अपना बिड वापस ले सकते हो। एक्स ऑफर टू सेल 50 bells ऑफ कॉटन एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, एक्स कुछ तो स्पेसिफिक प्राइस पे 50 bells ऑफ कॉटन बेच रहा है। नाउ and promise to keep it open for the acceptance by Y till 6 p.m. Before the time X sold them to Z, लेकिन जो भी डिसाइडेड टाइम था उससे पहले ही Z को उसने सब बेच दिए। अब उसे भी थोड़ी पता था इतना बढ़िया कस्टमर आ जाएगा कि सभी ले जाएगा। खैर, Y accepted before 6 p.m. but after the revocation of by X, जैसे उसने Z को बेच दिया Y को किया हुआ प्रॉमिस तो वहीं खत्म। ठीक है। नेक्स्ट, A proposes by letter sent by post to sell his house to B. B accepts the proposal और उसने वापस लेटर भेजा, लेकिन वो A तक पहुंचे उससे पहले उसने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दिया। क्या वो रिवोक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। समझ गए। वैलिड है वो, 100% वैलिड है, कोई डाउट ही नहीं है।
ठीक है, पोस्ट हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब ठीक है ना। मूड्स ऑफ रिवोकेशन, कब भी मतलब वो कौन सी सिचुएशन होगी जब कोई भी ऑफर रिवोक किया जा सकता है, व्हाट वुड बी दैट वन सिचुएशन जहां पर हम किसी भी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, नोटिस देकर, या फिर टाइम को लैप्स हो जाए, मतलब एक्सेप्ट 10 दिन में करना था, आपने 10 दिन में एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्योंकि टाइम लैप्स हो गया इसलिए भी ऑफर इज अज्यूम टू बी रिवोक्ड, है ना। सो राम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टी फ्लेयर का केस एग्जैक्टली था क्या, उस केस में यही तो था, उसने बोला था कि भाई हम शेयर्स अलॉट कर देंगे। अरे तुमने जून में बोला शेयर्स अलॉट करने के लिए, नवंबर हो गया, तब तक थोड़ी कोई बैठेगा। नेक्स्ट, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट, कभी कभी जो कंडीशंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा प्रपोजल और वो डीम्ड एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। बाय डेथ और इंसैनिटी, कभी भी दोनों में से किसी पार्टी की अगर डेथ हो जाती है, कोई भी पार्टी अगर इंसेन हो जाती है, तो उस केस में भी प्रपोजल को डीम टू बी एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। ओके, है ना। और आप ऑफर को रिवोक कर सकते हो, अब जिसने ऑफर दिया उसी की डेथ हो गई, ऑब्वियसली ऑफर इज डीम टू हैव बीन रिवोक्ड। नेक्स्ट, काउंटर ऑफर देने से भी ऑफर वहां पे खत्म हो जाता है, नॉन एक्सेप्टेंस से भी ऑफर खत्म होता है, और सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी से भी खत्म होता है। तो अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो, डेथ हो गई है, काउंटर ऑफर आ गया है, नॉन एक्सेप्टेंस है या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी है, ये सारे रीजन हो सकते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर के, और ये सारे वैलिड रीजन है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। समझ गए। इसी के साथ आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वन शॉट रिवीजन यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप में से किसी के कोई भी डाउट्स है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पूछ सकते हो, एंड देन वी कैन लाइक गना डू लाइक एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो सब करके हम लोग को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है।